ओके। सो बेटा आज का ये जो आपका यूनिट है, जो हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट यूनिट में हमने देखा था कि जो करंट है और मूविंग चार्ज है वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल उसका रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब है यहाँ पे हम लोग बेटा क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट। ओके, ये कंसेप्ट सबसे पहले फैराडे ने दिया था। और ये टॉपिक आप 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आते हो, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ पे इतने डिटेल में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फार्मूलाज ड्राइव करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लेके देखते हैं कि यहाँ पे कितना ईएमआई क्रिएट होगा। ओके, सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अगर ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, लेट्स से ये कोई लूप है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसमें से बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ओके, और इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा? अगर हम स्मॉल फ्लक्स की बात करें, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू स्मॉल, ये जो स्मॉल सा सरफेस है इसका डी एस सरफेस ले लेते हैं, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, बी डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों है बेटा? क्योंकि हमने कॉस कंपोनेंट लेना है यहाँ पे, यहाँ पे हमने कॉस कंपोनेंट कंसिडर करना है बेटा, कॉस कंपोनेंट, क्योंकि ये वो कंपोनेंट होगा जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या करोगे बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस थीटा। सो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस थीटा, और यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। ओके, और ये बिल्कुल सेम चीज है बेटा जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक वाले में किया था, वहां पे क्या होता था, ई डॉट डी एस होता था। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर आप डेफिनेशन दोगे तो क्या दोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, क्लोज लूप। ओके बेटा, देखो सरफेस जो होता है वो उसके लिए क्लोज लूप ही होता है। अगर आप बुक वगैरह में देखते हो तो यहाँ पे ना ऐसे लगा होता है, ये जो चीज है, ये जो सर्कल सा लगा होता है इंटीग्रल साइन के ऊपर, इसका मतलब होता है क्लोज लूप के ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ओके, तो दिस इज योर डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। अब ये जो है बेटा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी क्या है बेटा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर यूनिट्स की बात करोगे, इसके यूनिट्स की बात करोगे तो क्या होगा, देखो बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है बी डॉट डी एस। मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, तो इस टेस्ला और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो गया बेटा, टेस्ला मीटर हो गया। ओके, इसका यूनिट क्या हो गया, टेस्ला मीटर, मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट हो गया इसका। इसे कंबाइनली बेटा आप बोल देते हो वेबर। अब बेटा एक चीज जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमने 1 वेबर लिखा है। अब टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में भी बहुत बार पूछता है आपसे ये, और इवन कई बार पेपर में भी आ जाता है, बहुत बच्चों को याद रहता है लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 1 वेबर, वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ध्यान रखना है, जब आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछा जाए तो बेटा वहां पे वेबर नहीं लिखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट ऐसा कोई सीधा उसका यूनिट नहीं होता बेटा। मैं आपको बाद में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी बता देता हूँ यूनिट, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका यूनिट कौन सा है बेटा, ये ऐसा यूनिट है,
ऐसा यूनिट है। ऐसे ही कोई आपसे सीजीएस यूनिट पूछ ले, इसका सीजीएस यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट होता है गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होता है? गॉस। और एरिया का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इसे कंबाइनली बोल दिया जाता है मैक्सवेल। तो ये आपका सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बट भूल जाते हैं, ये याद करने वाली चीजें हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास। ओके, अब अगर आपको याद हो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू होता है 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। एंड अगर ये तो मैग्नेटिक फील्ड का हो गया ना, दिस इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी है, तो आप, अगर आपको ये याद है ना बेटा 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट 1 वेबर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मैक्सवेल। मैक्सवेल का हम छोटा कर लो। देखो बेटा ये क्या है, मैक्सवेल क्या है? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में रिलेशन 10⁴ का ही होता है, तो ये हो जाएगा 10⁸। आप 11th में जब डिमेंशनल एनालिसिस करते थे तो ये बताया जाता था आपको ये चीज़ ना, वहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पे हम थर्ड एप्लीकेशन की थी, जहाँ पे हम लोग वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रिलेशन निकाल रहे होते थे। ओके, तो उसको कंसेप्ट को यूज करके आप इजीली 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल प्रूव कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, अगर हम बेटा नेक्स्ट बात करें, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बेटा? देखो फैराडे, फिर से मैं बोलता हूँ बेटा, ये चीज़ें जो डिस्कवर होती है ये एक्सीडेंटली होती है। ऑल्दो ये इफेक्ट ऐसा नहीं होगा कि पहली बार फैराडे ने ही किया होगा, हो सकता है किसी साइंटिस्ट ने पहले भी किया हो, बट वो उसने रिकॉग्नाइज ना किया हो, डिस्कवर ना कर पाया हो। ओके, उसने उस तरफ ध्यान ही ना दिया हो। तो सबसे पहले ये जो दिमाग मतलब देखा जिसने, वो था फैराडे। फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया बेटा? तो ये कुछ में भी वही चीज़ होती है बेटा, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, दे कीप ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन देयर लैब, और वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट दे मे कम अक्रॉस सिचुएशन जो पहले नहीं देखी थी उन्होंने। ओके, सो फॉर दैट दे ट्राई टू डू इट इन अ डिफरेंट वे, एंड फाइनली दे गेट समटाइम दे गेट यूजफुल रिजल्ट। तो जितनी भी डिस्कवरीज होती है बेटा, ये सारी एक्सीडेंटल होती हैं। ओके, साइंटिस्ट कुछ ऐसे सोच के नहीं करता कि मैंने ये करना है। ओके, मे बी कुछ और पार्ट के ऊपर ये कर रहा हो काम, लेकिन बाय चांस ये चीज़ साथ में वहाँ पे मिल गई उसे। ओके, तो इसने क्या बेटा किया था, जैसे पहले अगर मेरे पास एक कॉइल है बेटा, लेट्स से ये लॉन्ग कॉइल है। ओके, और ये है मेरे पास एक मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल था, और इस कॉइल के साथ कई बार एक्सीडेंटल छोड़ो बेटा, कई बार ये दिमाग में ऐसे भी सोच लेते हैं साइंटिस्ट यार कि सिमेट्री बहुत सोचते हैं कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यार ये एक्सीडेंटली हुई होगी, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि जब भी डिस्कवरीज होती है एक्सीडेंटली होती है। यहाँ पे कुछ भी मतलब हमें नहीं पता फैराडे उस दिन क्या कर रहा था। ओके, बट जो उसने एक्सपेरिमेंट्स अपनी थ्योरी में पब्लिश किए हुए हैं बेटा, उसमें क्या था, उसने पहला एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया उसमें क्या था, उसने एक कॉइल लिया बेटा,
और उस कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, और एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल है बेटा। ओके, अब उसने क्या देखा कि ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। ओके, सो उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की बेटा। पहली ऑब्जर्वेशन थी कि व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, galvanometer shows no deflection। ओके, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर की वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट, अब जब बेटा ये मैग्नेट को मूव करवाया इधर टुवर्ड द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ये आपकी कॉइल है, तो जब आपका मैग्नेट कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर मूव किया तो क्या देखा उसने, he observes that when magnet moves toward coil, moves toward और away भी लिख सकते हो बेटा, और away from the coil, galvanometer shows deflection। एंड वी ऑल नो कि डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। इफ गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन देन देयर मस्ट बी अ करंट इन द वायर, तो इस वायर में और इस कॉइल में कोई करंट होगा। यहाँ पे कोई भी और सोर्स नहीं था बेटा, कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, कोई एसी सप्लाई नहीं है, स्टिल गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन विच मींस दैट करंट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, there is current in the coil, कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो गया है बेटा। ओके, नेक्स्ट, और क्या देखा इसने, डायरेक्शन की बात की बेटा। गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन, जब मैग्नेट टुवर्ड आ रहा है और अवे जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रही है। ओके, सो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, galvanometer deflection changes its direction when magnet reverses its direction। When magnet reverses its direction। ओके, तो जब मैग्नेट की डायरेक्शन रिवर्स की गई बेटा तो तब क्या देखा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई बेटा। जैसे अगर मैग्नेट पास आ रहा था, लेट से गैल्वेनोमीटर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, और जब दूर जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन शो करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिक्स्ड है, वो डायरेक्शन हम लोग बाद में देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट जस्ट फॉर द टाइम बिंग हमें ये देखना है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। सो ये 3 ऑब्जर्वेशंस किए उसने यहाँ पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब उसने एक और एक्सपेरिमेंट देखा किया, दैट इज सेकंड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया उसने, इसमें अब उसने 2 कॉइल्स कंसिडर किए, कॉइल 1 और इस कॉइल 1 के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और देयर इज अनदर कॉइल ये यहाँ पे एक अनदर कॉइल थी बेटा, और इस कॉइल में यहाँ पे उसने बैटरी लगा दिया एक, और एक स्विच लगा दिया। सो अब क्या हुआ, ये काफी क्लोज पड़ी हुई है बेटा, ये कॉइल्स कॉइल 1 एंड कॉइल 2 काफी क्लोज हैं। कॉइल 1 एंड कॉइल 2 क्लोज हैं एक दूसरे की। तो अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, जैसे ही स्विच क्लोज किया तो स्विच क्लोज करने पे क्या होगा, करंट सेटअप हो जाएगा सर्किट में, और जैसे ही करंट सेटअप हुआ इस कॉइल में, इस कॉइल का गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। ओके, और देखो बेटा, ये जो कॉइल होती है आप सबको मालूम है
ये जो सोलेनाइड है दिस इज इक्वल टू बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की तरह, बट ये कॉइल मूव नहीं कर रही अभी। नाउ दिस कॉइल इज नॉट मूविंग, कॉइल स्टेशनरी है। अभी क्या किया, जैसे ही ये स्विच को ऑन किया उसने, so what he observes that galvanometer shows deflection, which means that current is induced in coil 1, coil 1 में करंट जनरेट हो चुका है आपका। so अब when switch key is just closed, galvanometer shows deflection। फिर से बेटा बैटरी कॉइल 2 के साथ कनेक्टेड है, बट डिफ्लेक्शन करंट जो है वो कॉइल 1 में क्रिएट हो रहा है। ओके, सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। आफ्टर सम टाइम गैल्वेनोमीटर शोज जीरो रीडिंग। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा बेटा, गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करने लग जाएगा। ये क्या होता है बेटा, कॉइल जो होती है, कॉइल में जब आप स्विच को ऑन करोगे तो एकदम से नहीं करंट हाई हो जाता। ओके, ये इसमें पढ़ेंगे हम लोग। कॉइल में क्या होता है, धीरे धीरे करंट सेटअप होता है, एकदम से कभी भी करंट सेटअप नहीं हो जाएगा। क्या बोलो कि एकदम से करंट मैक्सिमम हो जाए कॉइल में करंट धीरे 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 सेटअप होता है। ओके, एक बार करंट सैचुरेट हो गया तब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लग गया बेटा। ओके, उसमें क्या हो रहा था, जब आपका मैग्नेट मूव कर रहा था तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, जब मैग्नेट रेस्ट पे था, स्टेशनरी था, तब आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था बेटा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद क्या किया उसने, आफ्टर दिस या आफ्टर लॉन्ग टाइम when switch key is again open then again galvanometer shows deflection, again galvanometer shows डिफ्लेक्शन। ओके, फिर से गैल्वेनोमीटर क्या था, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। आफ्टर सम टाइम गैल्वेनोमीटर रीडिंग बिकम जीरो। ओके, थोड़े टाइम बाद फिर क्या हुआ, रीडिंग गैल्वेनोमीटर की जीरो हो गई। सो यहाँ पे उसने ये दो ऑब्जर्वेशंस किए। ओके, अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। सो दोनों एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से देखते हैं बेटा। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब मैग्नेट मूव कर रहा था या तो कॉइल की तरफ या कॉइल के अवे, तो दोनों केसेस में क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, विच मीन्स करंट इज जनरेटेड और इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सो अब क्या हो रहा है बेटा, ये एक चीज देखो, ये जब मैग्नेट पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्टार्टिंग में ऐसे बोलेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कि जैसे जैसे ये पास आ रहा है, देखो बेटा इसकी फी लाइन्स की बात करो, ये जो मैग्नेट होता है इसकी फी लाइन्स की बात करो, तो जैसे जैसे ये पास आ रहा है इसकी फी लाइन्स बढ़ रही हैं जो कि कॉइल में से पास होके जाएंगी। अगर ये मैग्नेट बेटा यहाँ पे मूव करवाओगे, बहुत दूर मूव करवाओगे, तब कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस मैग्नेट को इस कॉइल के काफी क्लोज रख के मूव करवाना है, उसके इनसाइड मूव करवाना है। ओके, तो अगर मैं दूर रखूंगा तो नेचुरल सी बात है यहां तक उसकी फील्ड ही नहीं पहुंचेगी। अगर मैग्नेट आपका बेटा यहां पे होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे होगी बेटा, नो फील्ड इज लिंक्ड टू कॉइल। तो इस सिनेरियो में, ये वाले केस में कभी भी आपका गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, हमेशा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी, जीरो आएगी। करंट इन कॉइल क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। बट जब उसके पास लेके आए बेटा और पास लेके जाते हो तो ये फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो जितनी कॉइल्स के बीच में से फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वो बढ़ रही होंगी, जिस वजह से करंट भी बढ़ रहा था।
और जैसे ही दूर लेके गए फील्ड लाइंस कम हो रही थी, फील्ड लाइंस कम हो रही थी। अब करंट जीरो नहीं होता बेटा, करंट फिर से बढ़ता है, बट अब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। सो फील्ड लाइंस बढ़ रही हो या फील्ड लाइंस कम हो रही हो, दोनों ही सिनेरियो में करंट बढ़ता था बट डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी। ओके, अब यहां पे देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया बेटा, क्लोज किया, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है, इस सोलेनॉइड की जो फील्ड लाइंस है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस सोलेनॉइड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होती है। अगर बेटा जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ओके, और एक बार करंट सैचुरेट हो गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी सैचुरेट हो जाएगा। ये जो ग्रेवेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन है, क्यों, क्योंकि करंट क्या हो गया है आपका, सैचुरेट हो गया है। ओके, सो यहां पे भी क्या हुआ, इनिशियली जो यहां से फील्ड लाइन जाएंगी बेटा, ओके, जो कि इस कॉइल में से, फिर से मैंने क्यों बोला था कि कॉइल पास होनी चाहिए आपकी, क्योंकि तभी ये फील्ड लाइंस इसमें से एंटर करके बाहर जाएंगी। ओके, तो फील्ड लाइंस जैसे जैसे करंट बढ़ रहा था ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी। और जैसे ही करंट सैचुरेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का नंबर चेंज होना बंद हो गया, जिस वजह से करंट जीरो हो गया कॉइल के अंदर। ओके, इसके अंदर करंट सैचुरेट हुआ, ये करंट सैचुरेट हुआ है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या हुआ, जब स्विच को ओपन कर दिया बेटा, तो फिर से गैल्वेनोमीटर की जो आपका सोलेनॉइड होता है इसमें यही होता है कि आपका जो जब करंट सेटअप हो जाता है, मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद जैसे आपने स्विच ओपन किया तो आपका बेटा जब करंट बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी। ओके, सो जैसे ही करंट सैचुरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब जब काफी समय बाद करंट सैचुरेट हो गया और एकदम से करंट स्विच ओपन की, जो मैं पहले समझा रहा था कि क्या होगा, स्विच ओपन करने से आपका करंट एकदम से जीरो नहीं होता, कॉइल 2 में कुछ समय लगता है करंट को डिके होने में, ड्रॉप टू जीरो होने में। ओके, सो उस समय तक फिर से क्या होगा, करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रही होगी, तो फिर से करंट डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी तो फिर से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, और आफ्टर सम टाइम करंट जीरो हो गया, और जैसे ही करंट जीरो हो गया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जीरो हो गई, और यू कैन से कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होना बंद हो गई, और फिर से आपका करंट क्या हो गया है, फिर से आपका करंट क्या हो गया है, गैल्वेनोमीटर में जीरो हो गया है बेटा। सो यहां से दोनों एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकल रहा है, वो क्या, कि जब तक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2 we conclude, जब हम लोग बोल देते हैं ही लिख देते हैं ना, ही कंक्लूड कि व्हेन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked to a coil changes, then current is induced in the coil। उस कॉइल में तब क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अब ये कंफर्म करना भी जरूरी था कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ही करंट सेटअप हो रहा था, क्या कोई और पैरामीटर भी था कि नहीं था। तो उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया उसने, थर्ड एक्सपेरिमेंट पे उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेरी करवा के देखा, तो उसने एक मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ली। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, पहले दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, अभी उसने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिया। इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में उसने एक लूप लिया, ये रेक्टेंगुलर सर्कुलर कुछ भी हो सकता है। उसने अब क्या देखा
कि जब ये कॉइल के, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा था या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा था, तब ये क्या है, इसके अंदर, यहां पे गैल्वेनोमीटर भी सेट कर देते हैं इसके साथ, तब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस वक्त क्या है इसमें, ये वो इफेक्टिव एरिया है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव एरिया, जिसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है। और जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, इफेक्टिव एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफेक्टिव एरिया क्या है, बढ़ रहा है। फिर जब ये इसके अंदर मूव करेगा, ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो क्या होगा, इसका यहां पे इफेक्टिव एरिया कांस्टेंट है। एरिया क्या है, कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट था और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी क्या थी, आईजी की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। यहाँ पे आईजी की कुछ वैल्यू थी, आईजी की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। फिर से जब यही कॉइल आपकी बाहर जाने लगी मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था यहाँ पे, ये गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पे इस कॉइल के साथ लगा हुआ था, ये फिर से कुछ डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। ये फिर से कुछ डिफ्लेक्शन शो करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव एरिया अब कम होने लगा। बेटा देखो, कॉइल का एरिया फिक्स्ड है, कॉइल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है कॉइल का एरिया, बट हमें यहाँ पे कौन सा एरिया काउंट करना होता है, इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया का मतलब वो होता है कि जिसमें से फील्ड लाइन, वो एरिया जिसमें से फील्ड लाइन पास हो रही है। तो जब ये कॉइल नेगेटिव फील्ड से बाहर मूव करेगी, तो आपका इफेक्टिव एरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी करंट की। ओके, सो यहां से फिर क्या कंक्लूजन निकला, थर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया उसने, कि व्हेन इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल, that is area inside magnetic field, increases, galvanometer shows deflection, तो यहां पे shows deflection मतलब when it enters the magnetic field, when coil enters the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया। दूसरा, व्हेन कॉइल इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, फिर से क्या हो जाएगा बेटा, effective area is constant, effective area is constant, and galvanometer shows no deflection, तो गैल्वेनोमीटर में फिर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, when coil comes out of field, फील्ड के बाहर आया तो क्या हुआ, इट्स इफेक्टिव एरिया डिक्रीजेस, इफेक्टिव एरिया डिक्रीजेस, इफेक्टिव एरिया डिक्रीजेस and galvanometer shows deflection but in opposite direction, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके, सो अब बेटा इन सब से क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारे पास, इन तीनों से उसने क्या कंक्लूड किया,
from experiment 1, 2 and 3, he conclude that current is induced in the coil इफ इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दो चीजें हैं जिस वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है। सो दोनों चेंज भी होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होनी चाहिए और एरिया, दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए या दोनों एक साथ किसी मेथड से चेंज हो जाए। करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। ओके, सो यहां से उसने फैराडेज लॉ बनाए। ओके, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन तो बहुत इजीली लिख सकते हो बेटा, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द कॉइल बाय चेंजिंग इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सो ये बाद में लिख लेंगे हम लोग। सो सबसे पहले इसके फैराडेज लॉ लिख लेते हैं बेटा। क्या क्या लॉ थे? पहला लॉ क्या दिया इसने दिया कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linked to a coil changes and EMF is induced in it. और दूसरा लॉ किया गया इसने बेटा कि EMF induced in the coil, EMF induced in the coil, EMF induced in the coil is directly proportional to EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of flux, rate of change of flux। रेट वर्ड का मतलब सबको मालूम होता है बेटा, that is with respect to time, so EMF is equals to negative of d phi by dt और equals to यहाँ पे जो कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू सब सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 होती है, so E is equals to बन गया माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ये इसका सेकेंड लॉ था। ओके, K is equals to 1 in all system of unit, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ओके, K is equals to 1 in all system of unit, जिस वजह से E is equals to बन गया माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो था ना, ये डायरेक्शन ही इंडिकेट कर रहा था। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा डायरेक्शन की भी बात करेंगे, कैसे डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करते हैं। सो आपने आज यही काम करना है कि इन तीनों लॉज को पढ़ना है बेटा, अच्छे से रिवाइज करो। कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कल की क्लास में पूछना स्टार्ट होने से पहले। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।